जो भी चार्ज होगा वो कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करेगा। जो भी एक्सेस चार्ज दोगे या जो भी चार्ज सेपरेशन के कारण आएगा वो कंडक्टर के सरफेस पे आएगा। ठीक है, क्यों? और वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि कंडक्टर का कोर न्यूट्रल हो, कंडक्टर का कोर न्यूट्रल। ठीक है, और कंडक्टर के कोर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो पहला पॉइंट था कि कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था? सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, और ये हम प्रूफ भी किए थे, प्रूफ किए थे। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कंडक्टर है, ठीक है, मान लो इस पे कुछ चार्ज दिए हैं Q, यहां पे भी एक चार्ज है Q। ठीक है, बिल्कुल जनरल केस की बात कर रहे थे जैसे कल कर रहे थे। तो कंडक्टर के कोर में तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, लेकिन कंडक्टर के बाहर तो फील्ड हो सकता है। कंडक्टर के बाहर बहुत वजहों से फील्ड हो सकता है। पहला तो इस Q चार्ज की वजह से होगा, फिर यहाँ पे अगर मान लो माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस Q डैश इंड्यूस हो गया, है ना, चार्ज सेपरेशन के कारण कुछ चार्ज इधर आ गया माइनस Q डैश, है ना। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? Q प्लस Q डैश, तो बाहर फील्ड हो सकता है। अब मेरा कहना है कि जस्ट आउटसाइड कंडक्टर जो फील्ड होगा, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड होगा वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, हर जगह की बात नहीं कर रहे, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड होगा वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये Q चार्ज है, इसके कारण जस्ट यहां पे फील्ड रेडियल होगा, लेकिन जो फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हो, अगर वो कंडक्टर पे जब दिखाओगे आप, मान लो यहां पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फील्ड लाइन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहां पे जो भी होगा वो कैसे टर्मिनेट हो रहा होगा? परपेंडिकुलरली। और यहां से जो फील्ड लाइन निकल रहा होगा वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे जाके वो घूम सकता है, फिर सकता है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि नेट फील्ड उससे वहां पे कैसा है, बट जस्ट आउटसाइड कंडक्टर फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर। यानी कहीं पे भी अगर हम सरफेस लें ऐसे, तो यहां पे फील्ड ऐसे, या अगर निगेटिव चार्ज है तो ऐसे होगा, बाकी दूर कैसे है उससे मतलब नहीं है। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। लॉजिक, इसका लॉजिक बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, और हम बोले थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइन जब भी होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वी हैव ऑलरेडी रेड, है ना। तो लिख लो लॉजिक के साथ कि जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। रीजन कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के में होगा या पैरेलल होगा। अरे होगा, कोई दिक्कत? यहां पे कोई परेशानी तो नहीं है लॉजिक में? हाँ बोल। हाँ, तो वहां से प्रूव कर लेते कि सरफेस इक्विपोटेंशियल है, वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल है। कल नहीं समझ में आता इक्विपोटेंशियल क्यों है? अरे ये कंडक्टर है,
ठीक है, चाहे जो भी हो, कोर ऑफ द कंडक्टर में फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब 2 पॉइंट ले लो, ए से बी, ऐसे चल लो, ठीक है। तो dv बराबर क्या लिखते हो, ई डॉट dl। अब हर जगह फील्ड क्या है, 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा डेल्टा v बराबर 0। मतलब सरफेस पे, सरफेस कैसे है, वहां भी 2 पॉइंट ले लो, एक यहां, एक यहां, अंदर से घूम के चले जाओ, बताए थे आप, ध्यान से निकल गए आपके, समझ में याद आ गया। और चूंकि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, सिंपली हम वही लिख रहे हैं ना। अरे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है ना, तो फील्ड तो इनवर्ड भी हो सकता है अगर चार्ज निगेटिव है तो, है ना, इसीलिए प्लस माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, कंडक्टर के जस्ट बाहर जो फील्ड जिसकी बात की है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड है जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। कंडक्टर पे हर जगह चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जरूरी नहीं है। अभी तक तो कहीं नहीं बोले हम कि कंडक्टर पे हर जगह चार्ज बराबर होगा, तो हर जगह अगर चार्ज बराबर नहीं है तो सिग्मा भी तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा कैसे डिफाइन किया गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हर जगह चार्ज ही अलग है, देखो यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव होगा, उधर सिग्मा नेगेटिव होगा, है ना। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा सब जगह सेम नहीं है, सिग्मा इज वेरिएबल। तो लिख लेना, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर यहां फील्ड की बात कर रहे हैं, यहां, है ना, तो यहां का सिग्मा, ठीक है, यहां फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहां का सिग्मा। समझ में आया, समझ में आया, वेयर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। मान लो यहां पे हमको बताना है, यहां फील्ड, ठीक है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। एक बहुत छोटा सा गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करो, और ये गॉसियन सिलेंडर ऐसे कंसीडर करना कि ये जो एरिया, ये बहुत छोटा एरिया है, तो फ्लैट हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना, इसके परपेंडिकुलर हो, गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर रहा है, ठीक है, जिसका आधा पार्ट कंडक्टर के अंदर है और आधा पार्ट कंडक्टर के बाहर है, बहुत छोटा है। अच्छा, यहां पे जो भी फील्ड होगा, जस्ट आउटसाइड फील्ड कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इनसाइड कोई भी फील्ड नहीं होगा। अच्छा, इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि यहां पे जो भी फील्ड है वो इसी के अलॉन्ग है, तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, 0। तो यहां जो नेट फ्लक्स लिखोगे आप, वो देखो, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फ्लक्स थ्रू 1 जो कि 0 हो जाएगा, प्लस फ्लक्स थ्रू 3 जो कि 0 हो जाएगा, प्लस फ्लक्स थ्रू 2, अरे होगा, फ्लक्स थ्रू 2 होगा EDA, ये जो छोटा सा फ्लक्स यहां से गुजर रहा है d5, ये कितना हो जाएगा, EDA, अरे होगा, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में लोगे, अरे परपेंडिकुलर ही होगा ना एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उस ढक्कन से, अरे ढक्कन लोग, कितना फ्लक्स होगा, EDA, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, तो यहां चार्ज डेंसिटी क्या है बोले हम,
सिग्मा है, और ये एरिया क्या है, डी ए, ये छोटा सा एरिया डी है, ढक्कन का एरिया क्या है, डी ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यहां से ई क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्फेरिकल लोगे तो काम चलेगा, करके देखो, खुद देखो। स्फेरिकल अगर सरफेस आप लोगे तो ये देखो, यहां पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, इधर 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 इधर, एंगल निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए, डेंसिटी है, और उस डेंसिटी को ये जो कट कर रहा, तो ये जो सरफेस कट करेगा वो भी कैसा सरफेस होगा, यही गोल ढक्कन जैसा। कितना एरिया है उसका, डी ए, कहाँ डी ए दो बार होगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए हो गया चार्ज, ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अबे ये क्यू इनक्लोज्ड है गधा, ये देखो ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व किए तो चूंकि सिर्फ इसी ढक्कन से बात कर रहे हैं तो कितना आएगा फ्लक्स बताओ, ई डी ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, बराबर इस साइड का लिख रहे हैं क्यू इन, क्यू इन कितना होगा, दिस हैज नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी ए बट एप्सिलॉन नॉट, हो गया खत्म। अभी भी दिक्कत हो तो पूछो, अरे डरा नहीं रहे, मतलब बोलना समझ में आया, कोई डाउट है? तो ये चारों पॉइंट एकदम क्लियर है, ये चारों पॉइंट क्लियर है पक्का, अच्छे से हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी अच्छे से लिख लो, मेरे इतना छोटा छोटा मत लिखना, कुछ नहीं समझ में आएगा बाद में अगर सिर्फ ये लिख लोगे तो। हर पॉइंट लिखोगे, सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस था इसीलिए सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। फिर यहाँ पे चूंकि सरफेस के परपेंडिकुलर था इसलिए गॉसियन सिलेंडर ऐसा बना है ना। उनका सवाल ये भी था कि सर स्फेयर क्यों नहीं लिए, तो देखो स्फेयर लेके ई डॉट डी ए निकालने में आप क्या हालत खराब होने वाला है ना, तो तरीके से लोगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल पूछ लिया कि सर गॉसियन सिलेंडर ही क्यों लिए, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल क्यों नहीं लिए, तो हमेशा गॉसियन सरफेस लेने में ये कोशिश रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0, 180 या 90 है कि नहीं है, यही कोशिश होती है ना। तो इसलिए ऐसा गॉसियन सिलेंडर लिया और इससे प्रूफ हो गया कि जस्ट आउटसाइड कंडक्टर फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। कांस्टेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, वो अलग कहानी है, बट अदरवाइज इट इज वेरिएबल थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा कि कुछ ना आ रहा, आ रहा पक्का? तो यहां तक सब चीज नोट करो अच्छे से। पांचवा पॉइंट देखो, ये अच्छे से समझना थोड़ा, ठीक है, जल्द कहीं कहीं नहीं दिया रहता ये, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पांचवा। मान लो अगेन एक क्यू है, कंडक्टर है, तो यहाँ कुछ माइनस क्यू डैश, इसको भी कुछ चार्ज दिए हुए थे क्यू, ठीक है, तो यहाँ क्यू प्लस क्यू डैश, ठीक है।
अब फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट करता है? पॉजिटिव से, और नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है। तो हम बोल रहे चलो ठीक है ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो कंडक्टर से शुरू हो और कंडक्टर पे ही खत्म हो जाए। ये फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको प्रूफ करना रहेगा लॉजिकली। अरे इसमें क्या दिक्कत है? पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गया ना। ऐसा तो नहीं है खाली स्पेस में स्टार्ट हो, ओरिजिनेट हुआ और खाली स्पेस में टर्मिनेट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरा सवाल है कि ये फील्ड लाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? क्या दिक्कत? इस फील्ड लाइन में क्या दिक्कत है? पढ़ा चुके हैं पढ़ाया हुआ चीज। लॉजिकली सोचो, समझ में आ जाएगा। कॉपी कलम चलाओ, हवा में मारोगे तुक्का तो नहीं हो। हम बोल रहे हैं कि फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की अगर बात करो तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ था कि एक ही बॉडी पे नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हम बोले कि कंडक्टर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस फील्ड लाइन कैन नेवर एग्जिस्ट, नेवर एवर एवर। थोड़ा अलग अलग होकर बैठो दोनों, गर्मी बहुत है, थोड़ा अलग अलग हो जाओ तो। क्या नाम है इसका? अंकित, आ जाओ यहाँ। ऐसा क्या है, कभी कभी तुम भी आया करो ना, वो तो नहीं दिक्कत होगा नाम। आ जाओ, हट। यहाँ बैठो। अपना चाबी भी यहाँ रख दो, अच्छा लगेगा। ठीक, बैठ जाओ, खुश हो जाओ, अब पढ़ो यहाँ। हाँ, तुमको क्या दिक्कत हो गया? चलो इधर देखो, नालायक हो तुम लोग, है ना। अगर ध्यान से सोचो तो देखो, एक रास्ता तो हमको पता है कि अगर हम यहां से यहां चलें, ठीक है, तो डेल्टा वी क्या है? 0। और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो किसी भी रास्ते से चलो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बाहर से भी चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0। अब मान लो ऐसा फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रहा है और हम यहां पे बोल दिए कि कहीं पे एक जगह पे E ऐसे होगा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा ना, और यहाँ dl ऐसे होगा, ठीक है। तो डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट dl। अब या तो E डॉट dl पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, हर जगह जोड़ते जाओगे E डॉट dl, E डॉट dl, E डॉट dl। अगर ऐसे चल रहे हो, इसको ले रहे हो आप, ठीक है, और आप बोलोगे नहीं हम dl उल्टा मान लेंगे, तो हर जगह नेगेटिव होगा E डॉट dl। आइदर हर जगह पॉजिटिव होगा, आइदर हर जगह नेगेटिव होगा। अरे E का तो डायरेक्शन पता है ना, हर जगह टेंजेंशियल होगा। अब dl ही उल्टा कर सकते हो ना आप बोलोगे सर नहीं सर हम इधर से dl लेंगे, हम इधर से चलेंगे, ठीक है चल लो कोई दिक्कत नहीं। तो हर जगह E डॉट dl के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180। और ऐसे चलोगे तो हर जगह E डॉट dl कैसे हो जाएगा? 0। तो आइदर ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा या फिर एक नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन आएगा तो सही, ये नॉन जीरो आएगा। अरे हर जगह E डॉट dl ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव तो जुड़ के 0 हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप यहां से यहां चल रहे हो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और dl पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, अरे होगा। तो ऐसा चल रहे हो तो dl इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, और उल्टा चल रहे हो तो dl इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो E डॉट dl या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या तो नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन जो भी आएगा नॉन जीरो आएगा,
जीरो तो आ नहीं सकता कि कहीं पॉजिटिव आ जाए कहीं निगेटिव आ जाए। तो ये वाला टर्म तो हमको 100% पता है क्या है, जीरो है। अरे उसी दो पॉइंट के बीच में हम अंदर से गए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। तो रास्ता बदलने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज थोड़ी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी जीरो आना चाहिए। और इधर का क्वांटिटी क्या आ रहा है, नॉन जीरो, पॉसिबल नहीं है। मेथड ऑफ निगेशन अगेन, मनीष इंटेलिजेंट है ना। सवाल दे दो मनीष को, मनीष से बनेगा नहीं, तो मनीष क्या है, गधा है ना। हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, ठीक है, हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। चलो बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। तो ऐसा फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कंडक्टर से शुरू हो और कंडक्टर पे ही खत्म हो जाए, ये फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। श्योर हो 100%? कहाँ डाउट है, पूछो। कहाँ इसी पाथ पे जाना पड़ेगा ना। तो फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स हो जाएगा, जिधर एरो रहेगा उधर ही टेंजेंशियल होगा ना। अब आपके हाथ में या तो डीएल इधर से ले लो या तो इधर से ले लो, आपके हाथ में सिर्फ डीएल है, तो या तो जीरो होगा या तो 180 होगा। तो ऐसा वही तो बोल रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि आधे में पॉजिटिव आ जाए आधे में निगेटिव आ जाए, कैसे आ जाएगा बे, वही तो बोल रहे हैं समझा के। दैट मीन दिस फील्ड लाइन कैन नेवर एग्जिस्ट, ये फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ये फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। छठा पॉइंट, कंडक्टर है अभी भी, ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कंडक्टर तो है बट एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। हम क्या किए हैं, ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है, या ऐसा थोड़ा सा बना दो, ठीक है, इसको कुछ चार्ज दिए Q, अब ये Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे होगा, वॉल्यूम में नहीं जाएगा, कोर ऑफ द कंडक्टर में नहीं जाएगा। जो भी चार्ज होगा एक्सेस चार्ज, वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। कल प्रूफ किए थे, कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल, है ना, ठीक। तो इसके कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्मा होगा, ठीक है। मेरा कहना है जहां शार्प कॉर्नर होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, और जहां फ्लैट सरफेस टाइप का होगा, मतलब जहां पे घुमाव कम होगा, वहां पे लोकल चार्ज डेंसिटी कम हो। मतलब इस केस में अगर बात करें तो दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो एक पॉइंट यहां ले लिए A और एक पॉइंट यहां ले लिए B, तो सिग्मा एट B इज ग्रेटर देन सिग्मा एट A। शार्प कॉर्नर्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, ठीक है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। शार्प कॉर्नर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कम होना, सर्कुलर मोशन में याद करो। और स्मूथ कर्व का मतलब होता है बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो शार्प कॉर्नर जहां होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, मतलब जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। तो कुछ बच्चे और कुछ किताब में भी लिखा होता है
कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात, क्योंकि किसी स्टैंडर्ड जगह पे हमको ये नहीं मिला लिखा हुआ। ठीक है, किसी स्टैंडर्ड बुक में हमको ये लिखा हुआ नहीं मिला है, और जो एक दो लोकल प्रूफ है वो एकदम वाहियात है, वो एकदम वाहियात है, जिसको माना नहीं जा सकता। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हो ही रहा ना कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर घटता है वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ता। तो गधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर घटने का मतलब ये थोड़े होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही हो, बहुत तरीके से वो रिलेटेड हो सकता है। जैसे ये हो सकता है, ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है कि सिग्मा कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए 1/r² का फंक्शन हो जाए, तब भी तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाओगे तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा। क्यूब का भी फंक्शन हो सकता है, अरे तब भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटेगा। अरे घटेगा ना, समझ में आ रही है बात। तो ये बोल देना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बढ़ने से सिग्मा घटता है, दैट मीन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। सही बात क्या है कि भाई जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली रिलेटेड बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, बस ऐसे सिंपली बोलो इनवर्सली रिलेटेड है कि मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा, जहां शार्प कॉर्नर होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, है ना, यहां ज्यादा चार्ज आके जमा हो जाएगा, है कि नहीं, और यहां कम। क्या बोल, सरफेस एल लेंथ का होता है, डीए लेंथ का। हाँ, लेंथ का सरफेस कैसे हो सकता है, सरफेस का तो सरफेस एरिया होता है। हाँ हाँ, वहां कम चार्ज होगा और यहां ज्यादा चार्ज होगा, तो डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो वहां चार्ज अपॉन एरिया करोगे तो सिग्मा कम आएगा, यहां चार्ज अपॉन एरिया करोगे तो सिग्मा ज्यादा आ जाएगा। एरिया तो बराबर लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अबे डी एरिया लोगे ना दोनों जगह, गधा। अभी तक डेंसिटी समझ में नहीं आया, चीज क्या होती है, सरफेस डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, समझ में नहीं आया अभी तक। ये आपको क्या लग रहा है, ये लाइन खींचा हुआ क्या? अबे गधा, ये एक पत्थर का टुकड़ा मान लो कहीं से जो उठा के लाए। अब हम 3D इमेज कहां से बनाए बे, बोर्ड पे एक प्लेन सरफेस पे 3 डायमेंशनल इमेज कौन बना सकता है? कोई टैलेंटेड आदमी होगा तो बना सकता है। अब बोलते सर हम देखते हैं सर पेंसिल से 3D इमेज। अबे वो 3D इमेज नहीं हो, इल्यूजन है ना। अबे 2D प्लेन में कोई 3D बना रहा तो जादू ही हो गया ना। जब ये इल्यूजन मतलब आपका आंख का धोखा है, ठीक है, और आंख को धोखा देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। इसीलिए ऑप्टिकल इल्यूजन बहुत आसानी से आपको फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे सर्च मारोगे ना, ऑप्टिकल इल्यूजन ढेर सारा मिल जाएगा। जैसे ए लिख के वहाँ पे एक पेंसिल ऐसे लगा देगा, लगेगा कि पेंसिल अलग प्लेन में और पेंसिल लगे बनाया उसी प्लेन में। ए ऐसे लिखेगा, लगेगा कि सीढ़ी ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया, है ना। चिड़िया बना के पेपर को ऐसे कट करके चिड़िया को रख देता है, जैसे लगता है चिड़िया पेपर पे बैठी हुई है ऐसे आके, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर। अरे बात समझ में आ रही है? तो ऑप्टिकल आंख को धोखा देना बहुत आसान है, इसलिए ऑप्टिकल इल्यूजन बहुत सारा अवेलेबल है। आप ही सर्च मार लेना यूट्यूब पे ऑप्टिकल इल्यूजन, कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। तो 2D प्लेन में 3D ड्रॉ नहीं होता, बस आंख को धोखा देने के लिए कुछ। अबे वो आपका आंख बनाता, 2D प्लेन में तीसरा डायमेंशन कहां से लाओगे बे? तुम्हारा आंख परसीव करता कि वो 3D है, ये तुम्हारा आंख का गड़बड़ी है, ठीक है, जाके इलाज करो, ठीक है।
यहां पे ध्यान से सुनो मेरी एक बात, यहां पे लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलोगे कि सर बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब ये वैलिड नहीं होगा? नहीं नहीं, तब ये वैलिड नहीं होगा। ये आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए वैलिड है। ये तब वैलिड नहीं होगा जब बाहर एक चार्ज रख दो। यही कंडक्टर ले लो सेम, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज दे दो, ठीक है, और यहां पे क्यू चार्ज रख दो, ठीक है। तो अब ये वाला बात नहीं बोल सकते हैं कि जहां शार्प कॉर्नर होगा वहीं चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अब मेन फंडा फिर क्या हो जाएगा पता है? ये क्यू चार्ज और इस सरफेस पे आने वाला चार्ज, ठीक है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट है कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हों, मेन इंटरेस्ट कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हों कि कंडक्टर के कोर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये पहला फंडामेंटल है ना। इस चार्ज को मूव कराएंगे तो ये जो चार्जेज हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कल भी बताया था आपको कि इस चार्ज को अगर इधर से यहां ले जाएंगे तो ये चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। कैसे? ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कंडक्टर के कोर में फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि फील्ड अगर जीरो नहीं हुआ तो चार्जेस मूव करने लगेंगे, करंट आ जाएगा, बायस्ड होगा तो हीट होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। तो मेन फंडा हमेशा क्या है? चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इन सच ए वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? तो इसीलिए ये बात यहां पे नहीं बोल सकते कि यहां पे भी इनवर्सली रिलेटेड होगा, नहीं होगा। वहां मेन फंडा बस एक ही चीज वहां ध्यान में रखना है कि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कंडक्टर के कोर में फील्ड जीरो हो जाए। मजबूरी है। समझ में आया? पक्का? तो लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखाए हैं, ये वाला इनवर्स रिलेशन वाला, ये सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए वैलिड है। एक ऐसा कंडक्टर जो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है ना। बाकी अच्छा, ऊपर का पांचों पॉइंट तो इसके लिए भी वैलिड, वो 5 पॉइंट तो वैलिड है ही इसके लिए भी। उसके साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट वैलिड हो जाता है यहां पे, क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस ऑफ कर्वेचर से इनवर्सली रिलेटेड होता। लेकिन उस एक्स्ट्रा कंडीशन के लिए ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल फील्ड, है ना। अदरवाइज इस छठे पॉइंट से पहले जो 5 पॉइंट लिखा है वो सब भी यहां वैलिड है। डोंट थिंक यहां पे वो पॉइंट वैलिड नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। समझ में आया? पक्का? अच्छे से इन चीज को नोट करो कि ये जो छठा केस है ना, छठे केस में पहला 5 पॉइंट भी वैलिड है। समझ में आया? पक्का? नोट करो यहां तक। चलो इधर देखो, अरे इधर देखो, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब क्या है? किसी मेटल का बना हुआ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस पे हम क्यू चार्ज दिए हैं, बाहर से कोई फील्ड नहीं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है x दूरी पे। कितने दूरी पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड? x दूरी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x फ्रॉम सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x फ्रॉम सेंटर, और x एक बार लेस देन आर है और एक बार ग्रेटर देन आर है। मतलब अंदर में भी फील्ड बताना है और बाहर में भी फील्ड बताना है। फिर से सुनो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है,
ठीक है, तो शुरू हो जाइए। 1-2 मिनट ट्राई करो, सिंपल सवाल है। तो यहां पे चार्ज, पहली बात तो जब आप दोगे कंडक्टर को तो वो सिर्फ सरफेस पे आएगा, पहला चीज, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज गोइंग टू रिमेन न्यूट्रल, पहला बात। ठीक है सर, अच्छी बात है। चार्ज चूंकि हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चूंकि कंडक्टर आइसोलेटेड है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, छठा पॉइंट फॉलो करते हुए। अरे छठा पॉइंट क्या है, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो जो भी चार्ज देंगे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स रिलेशन में जाएगा, मतलब जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। बट यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, तो चार्ज विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि कंडक्टर पे हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और भले मैटर अंदर भी है, मटेरियल अंदर भी है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हमको मटेरियल से मतलब नहीं होता, हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है ना, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता। और ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इट इज सेम एज दैट ऑफ, याद करो, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो यही था, याद आ रहा है? अबे यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर हो गया ना, ये नहीं समझ में आ रहा, बोलो सर ये तो सॉलिड लिखा हुआ। अबे मटेरियल से मतलब पड़ता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी में? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे है ना, फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ कि हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, याद आ रहा है? अरे यूनिकनेस थ्योरम, फॉर ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देयर विल बी अ गिवन फील्ड, एंड फॉर अ गिवन फील्ड देयर विल बी अ यूनिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, हमको नहीं फर्क पड़ता है कि ये नॉन कंडक्टर पे है कि कंडक्टर पे है, सॉलिड है कि हॉलो है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉलो स्फीयर चार्ज का, अरे है ना। तो इसमें तो बस वही होगा, अंदर फील्ड क्या हो जाता था, जीरो, और यहां तो चूंकि ये कंडक्टिंग वॉल्यूम है, कंडक्टर है, तो ऐसे भी जीरो होना पड़ेगा, और इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी फील्ड जीरो ही आता है अंदर, याद करो। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता तो उसके अंदर फील्ड जीरो होता था, और बाहर फील्ड क्या हो जाता था, KQ बाय x स्क्वायर, अरे होगा, और अंदर जीरो। अरे बात समझ में आ रही है कि कुछ नहीं बुझा रहा? ठीक है, अगला पार्ट इसी में। हाँ सर बोलिए ना। अब क्या नहीं वैलिड है? तो गधा है क्या? इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही फील्ड होता था, बाहर KQ बाय x स्क्वायर होता था, अंदर जीरो होता था। हाँ, तो दोनों तो सेम ही है कॉन्फ़िगरेशन, तो फील्ड भी सेम है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फील्ड सेम है, यही तो बोल रहे हैं। तो तू सो जाता क्या बीच बीच में? आंख लग गई थी सर थोड़ी सी। दूसरा पार्ट है, यही कंडक्टर है, यही चार्ज इस पे दिया हुआ था, यही कंडक्टर है, यही चार्ज इस पे दिया हुआ था, लेकिन हम एक और चार्ज लाके यहां रख दिए, Q चार्ज, है ना। कितना चार्ज रख दिए? Q चार्ज, और इस पे कितना चार्ज दे दिए थे? कैपिटल Q चार्ज। मेरा सवाल है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल Q ऑन स्मॉल q, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q बाय कैपिटल Q, इसका मैग्नीट्यूड बताना। बात समझ में आ रही है? वही कॉन्फ़िगरेशन है, बस बाहर में एक और चार्ज रख दिए, और आपको बताना है कि ये स्फीयर इस पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा होगा। बिल्कुल लगा रहा होगा, क्योंकि चार्ज स्फीयर है, अरे है ना। न्यूट्रल होता तो भी फोर्स लगा सकता है, क्योंकि न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर लेता है, याद आ रहा है? ठीक है, चलो, तो ये तो चार्ज स्फीयर ही है,
तो ये उस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, सोचिए थोड़ा सा। इधर आप ये फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, फिर इस इंफॉर्मेशन से ये फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब चूंकि जैसे ये चार्ज रखोगे ना, तो ये मत सोचना कि यहां पे x दूरी पे फील्ड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे ये चार्ज है तो अब मेन फंडा ये होगा कि ये चार्ज आपस में ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि अंदर में हर जगह फील्ड अभी भी कितना बना रहे, 0, क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टर है। तो मेटेलिक कंडक्टर में मेन फंडा तो वही होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी 0। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन्स, कि यहां पे कुछ मान लो माइनस चार्ज आ गया, इंड्यूस हो गया, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, Q प्लस Q डैश, Q प्लस Q डैश। ठीक है, तो आप बता नहीं सकते हो, अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आप इसके कारण फील्ड लिख दो बाहर। इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण फील्ड लिखना नहीं सीखे हैं हम लोग। सीखे हैं क्या? नहीं सीखे है ना, तो नहीं लिख सकते, फील्ड नहीं लिख सकते तो फोर्स नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात। अब मेरा एक सवाल है कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1Q बाय Q, ये बड़ा होगा के Q बाय एक्स स्क्वायर से कि छोटा होगा? क्या इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं? फोर्स ऑन स्मॉल q बाय स्फीयर के Q बाय एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में कि छोटा होगा? छोटे ना होगा, हम पूछ रहे हैं बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्यों होगा? अंदर में जो भी तो आपका चार्ज है उसके कारण तो फील्ड 0 हो चुका है, उसके कारण कोई फोर्स थोड़ी लगेगी। अबे अंदर तो फील्ड 0 ही रहेगा, उसके कारण फोर्स थोड़ी लगेगी। ऐसे सोचो, सिंपली ऐसे सोचो। देखो, अंदर वाले चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले भी नहीं था, पहले भी फोर्स तो बाहर वाला चार्ज लगा रहा था। ठीक, सरफेस पे जो अंदर तो कोर न्यूट्रल है भाई, कोर तो न्यूट्रल ही है। ध्यान से सुन मेरी बात। पहले अगर मान लो किसी तरह ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहता, क्या रहता, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जनरली चार्ज लाने से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता नहीं। आप मान सकते हो कि चार्ज अभी भी कैसा रहता, पूरे पे क्यू 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 डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी बदलता थोड़ा बहुत, है ना, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा समय बिताने लगेंगे, है ना। बट ऐसे मान सकते हो कि नॉन कंडक्टिंग में चूंकि मोशन ऑफ चार्ज लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो उस केस में मान सकते हैं कि वो क्यू ही रहा होगा यूनिफॉर्मली। ठीक है सर, अच्छी बात। तो उस केस में फोर्स क्या होता, तो उस केस में इस पे अगर क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो यहां पे फील्ड क्या होता, बाय एक्स स्क्वायर, तो फोर्स क्या हो जाता, हो जाता। लेकिन यहां देखो, ये रिपल्सिव फोर्स होता। यहां देखो, पहले तो ये कुछ चार्ज आ गया निगेटिव, ठीक है, तो बोलोगे सर यहां भी तो Q डैश है, यहां माइनस है, तो यहां भी तो Q डैश है, तो ये जो एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, तो ये भी तो कुछ Q रिपल्सिव लगा रहा होगा। लेकिन ये भी तो सोचो, ये नजदीक है और ये Q डैश दूर है, तो ओवरऑल इस माइनस Q डैश और इस Q डैश का इफेक्ट देखोगे तो वो एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? एट्रैक्टिव हो जाएगा। अरे एट्रैक्टिव हो जाएगा। अच्छा, पहले ये Q, इसमें से कुछ Q इसके पास इधर था तो फोर्स रिपल्सिव था। अब Q है बट सबका सब दूर चला गया, तो फोर्स रिपल्सिव होगा लेकिन पहले से कम होगा। अरे होगा, तो ओवरऑल फोर्स इस डायरेक्शन में जो भी था उससे कम हो जाएगा। क्यों? पहला इफेक्ट तो इसका एट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, और दूसरा इफेक्ट जो Q पहले यहां हुआ करता तो वो भी अब इधर शिफ्ट हो गया, Q वाला, बड़ा वाला।
अरे है ना, तो उसका भी जो रिपल्सन होगा वो और कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो नेट फोर्सेस पे पहले इधर जनरेट हो रहा था वो मेरे हिसाब से कुछ कम ही हो जाएगा। अरे होगा, तो पहले अगर के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो रहा था, होना चाहिए था अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो, अगर हम उस सब चार्ज को पकड़ कर रखते चल तू भागेगा नहीं। लेकिन अच्छा, अभी भी ये बोल सकते हैं कि यहां फील्ड जीरो होगा, यहां तो फील्ड जीरो होगा। तो कंडक्टर एम ना गया हाँ, यहां पे फील्ड जीरो होगा, यहां पे फील्ड जीरो होगा। कोई दिक्कत यहां तक में? थोड़ा बहुत भी परेशानी है तो बोलो। अब मान लो एक सवाल पूछ ले, कि एक न्यूट्रल मेटलिक कंडक्टर है, कैसा है? न्यूट्रल मेटलिक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है। यहां पे जैसे एक चार्ज रखेंगे, जैसे एक चार्ज रखेंगे q, तो क्या होगा? यहां चार्ज सेपरेशन होगा, तो यहां कुछ चार्ज आ जाएगा माइनस में और यहां कुछ आ जाएगा प्लस में। तो मान लो यहां आ गया माइनस क्यू डैश, तो यहां आ जाएगा प्लस क्यू डैश, क्योंकि कंडक्टर पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, रहेगा ना। अच्छा, तो इनके कारण भी यहां कुछ फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो ये चार्ज आया तो कुछ तो फील्ड जनरेट करेगा ना। मेरा सवाल है कि ये जो चार्जेस आए सरफेस पे, ठीक है, अच्छा ये दूरी मान लो, यहां पे मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं एक्स वेक्टर है क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? एक्स वेक्टर है। तो मेरा सवाल है कि ये जो चार्ज सेपरेशन से जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इस इंड्यूस चार्ज के कारण यहां पे कितना फील्ड जनरेट हो रहा होगा? मेरा सवाल है इंड्यूस चार्ज के कारण ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जनरेट हो, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना, ठीक है। समझदार बच्चे हो, बहुत आसानी से बन जाएगा। छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। गधे हो तो फालतू का दिमाग लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे। चलो इधर देखो ना, नालायक सब, इस क्यू के कारण यहां पे फील्ड इधर जनरेट होगा, ये क्यू बाय एक्स स्क्वायर एक्स कैप। अब यहां पे दो ही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण फील्ड है, एक तो इसके कारण और एक बाकी इसके कारण। और चूंकि कंडक्टर है तो कंडक्टिंग वॉल्यूम में जहां भी मटेरियल है वहां पे फील्ड जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स ये लोग ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मान लो ये प्रोड्यूस कुछ ऐसे किया, ई इंड्यूस लिख देते हैं। ई इंड्यूस का मतलब समझ में आया? इंड्यूस चार्ज के कारण जो फील्ड है, तो हम लिखेंगे दिस फील्ड प्लस ई इंड्यूस मस्ट बी जीरो। तो ई इंड्यूस जो होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैप। खत्म। अरे होगा, कुछ ना बुझा रहा। अच्छा यहां पे जो ये फील्ड लिखे ई इंड्यूस, इसके कारण है कि इसके कारण? अबे दोनों कंबाइंड इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड है। तो जिस होशियार को लग रहा ना कि सर यहां पे तो इसके कारण बीचों बीच है ना, सर इसका फील्ड और इसका फील्ड कैंसिल हो जाए, ये तो हम अंदाज से बनाया, ऐसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली ऐसा जरूरी हो रही। समझ में आया? अरे बात समझ में आया? तो अगला टॉपिक लिखो, कंडक्टर्स विथ कैविटी। कंडक्टर्स विथ कैविटी। चलो, कंडक्टर विथ कैविटी।
कैविटी क्या चीज होता है, पहले तो ये ध्यान से सुनो कि एक ऐसा जगह जहां पे बिना कंडक्टर को टच किए हुए आप नहीं पहुंच सकते हो। अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं कि ये कंडक्टर विथ कैविटी है, तो पहली बात ये समझ लो कि अगर आपको यहां पहुंचना है, ठीक है, अगर आपको यहां पहुंचना है तो यू हैव टू पियर्स दिस सरफेस। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक मेटल का रिंग है, ये कंडक्टर विथ कैविटी नहीं है, ठीक है, एक मेटल का रिंग है तो ये कंडक्टर विथ कैविटी नहीं है, जैसे ये, ठीक है, इसमें यहां पे हम छू सकते हैं बिना बाहर वाले सरफेस को पियर्स किए या टच किए, ये कंडक्टर विथ कैविटी नहीं है। एक प्लेट लो, प्लेट में बीच से होल काट दो, वो कंडक्टर विथ कैविटी नहीं है। कौन? अबे ये 3 डायमेंशनल मान के चलो, मतलब एक पत्थर है, ऐसे सोचो, उसके अंदर खुद से खोखला, तो बाहर से दिखेगा नहीं वो, दैट इज व्हाट वी कॉल द कैविटी। पहला बात तो ये समझ लो। कुछ बच्चा यही समझता है कि एक मोटा सा अगर मान लो प्लेट है, उसमें से निकाल देंगे तो सर तब तो वो चौड़ा वाला सरफेस अंदर से आएगा, तब कैविटी होगा, नहीं होगा। अगर इतना मोटा थिक प्लेट है और बीच से काट के निकाल दिए कोई गोला, तो वो कंडक्टर विथ कैविटी नहीं होगा, क्योंकि उसके इनर सरफेस को आप बाहर से टच कर सकते हो विदाउट पियर्सिंग द आउटर सरफेस। तो ये चीज ध्यान में रखना कंडक्टर विथ कैविटी में, पहला पॉइंट कि कैविटी होता क्या। दूसरा पॉइंट, अभी जब हम डील कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, कंडक्टर के कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन नो चार्ज एंड जीरो नेट चार्ज। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नो चार्ज एंड जीरो नेट चार्ज, मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू रख के जीरो कर दिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। हम बोल रहे हैं नो चार्ज, नो चार्ज मीन्स नो चार्ज, दैट डजंट मीन कि नेट चार्ज का जीरो करना। समझ में आ रहा है? तो कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब इस पे जितना ऊपर से करना है, बाहर से एक चार्ज क्यू दे दो, बाहर एक चार्ज क्यू रख दो, ठीक है, जो कांड करना है कर दो, एकदम जनरल केस, ठीक है। तो जो सारा 5 पॉइंट वहां पे वैलिड था, पीछे जो पढ़ाए हैं, वो 5 पॉइंट यहां भी वैलिड है, ठीक है, वो 5 पॉइंट वैलिड है, लेकिन 2 स्पेशल पॉइंट और आ जाए, उसको समझना, ठीक है। 2 स्पेशल पॉइंट में पहला पॉइंट हम बोलेंगे कि ये जो कैविटी है, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, ये क्या होगा? 0 होगा, पहला पॉइंट। यहां तो 0 होगा ही, ये तो उस 5 पॉइंट में इंक्लूड हो गया कि वेर एवर देर इज द मटेरियल ऑफ कंडक्टर फील्ड मस्ट बी 0, लेकिन इसमें भी फील्ड 0 होगा। और इसी को समझदार लोग मतलब कुछ किताब में लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि बाहर वाले फील्ड का असर यहां पे नहीं होता है ना। खैर वो आगे की बात, पहले बताओ यहां पे फील्ड नहीं होगा, पहला पॉइंट सोच के आना, इसका प्रूफ लॉजिकल। और दूसरा पॉइंट, जब कंडक्टर का कैविटी एम्प्टी है, भले ही बाहर चार्ज दे दो, बाहर चार्ज रख दो, इसके कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आ सकता, देयर विल बी नो चार्ज, यानी सिग्मा विल बी 0 ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, कैविटी के इनर सरफेस पे, या ऐसे बोलो कंडक्टर के इनर सरफेस, जो भी बोलो, ये कैविटी का इनर सरफेस हुआ ना, इस पे सिग्मा क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे प्लस सिग्मा इंड्यूस हो गया, कहीं पे माइनस इंड्यूस हो गया, ऐसा कुछ नहीं,
एकदम हर जगह चार्ज क्या रहना पड़ेगा, 0, मतलब न्यूट्रल रहना पड़े। समझ में आ रहा? इसी 2 पॉइंट से कल की कहानी शुरू करेंगे और हमको दोनों का प्रूफ चाहिए। ठीक है, हमको दोनों का प्रूफ चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया चीज हो गया, पीछे से सोचोगे सारा पॉइंट तो ये अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सोचना शुरू करो जिंदगी में, है ना। बाकी प्रकाश सर हैं,